हेलो सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट वॉइस में। आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारे केमिस्ट्री का है चैप्टर स्टेट, जो कि हमारा चैप्टर नाम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हमने पहली दो क्लासेस में देखा था, पहले दो वीडियोस में हमने उस मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। आज हम उसके आगे के बारे में बात करते हैं, जो हमारा चैप्टर में दे रखा, हम उसके बारे में बात करेंगे। आज इसमें हम देखते हैं, हमने पिछली क्लास में देखा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमने कहा था कि जो मैटर होता है, मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मिस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और उसमें कुछ मास होता है। ये हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे इससे आगे की कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एक बात आती है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हम इसे देखें कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं जिसमें हम एक बीकर लेंगे, उसमें हमने वाटर डाला, वाटर लिया हमने। उसमें वाटर का सिंबल होता है H2O, 2 हाइड्रोजन होती है और एक इसमें ऑक्सीजन होती है। इसमें इसका हम यहाँ पे लेवल चेक करते हैं। ये यहाँ पर ये निशान हुआ। इसमें अगर हम 1 स्पून अगर हम इसमें सॉल्ट डालते हैं, सॉल्ट डाला हमने NaCl, सिंपल इसका सिंबल है। तो अब जब हम इसको स्टीर करते हैं, इसे मिक्स करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके लेवल में कोई भी इंक्रीज नहीं होता। इसका जो लेवल था, वाटर का जो इनिशियल लेवल था, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। तो यहाँ से पता चलता है हमें कि जो मैटर होता है, मैटर जो H2O में हमने जो सॉल्ट डिजोल्व किया, वो सारा इसमें वो डिजोल्व हो गया और उसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ। और तो ये पता चला कि इस जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है जो कि जिसमें कि सॉल्ट डिजोल्व हो गया। अब हम आगे इसकी बात करते हैं कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो मैटर है पार्टिकल्स का बना हुआ है और ये कितना इसका साइज है, साइज ऑफ पार्टिकल्स, हाउ स्मॉल। तो सपोज हम एक ड्रॉप लेते हैं, एक सिंपल है, एक वाटर ड्रॉप लिया हमने, हम इसको डिसोशिएट करते हैं और हम इसको डिसोशिएट करते चले जाते हैं। या हम एक चौक लेते हैं, वाइट बोर्ड जो चौक होता है, हम इसको तोड़ते तो हम देखते हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे इसके क्रिस्टल आते हैं। हम उनको भी फर्दर तोड़ते रहते, तो हम इसको एंडलेस तोड़ सकते हैं। और हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं तो वहाँ तक हम इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी के हम बहुत छोटे छोटे कण बना सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे इनके पार्टिकल्स बना सकते हैं, क्रिस्टल्स बना सकते हैं, जो कि हम इतना छोटा बना सकते हैं कि हमें वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पड़ेंगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना है और वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अगर हम साइंटिफिक वे में बात करते हैं तो एंड जो होता है किसी पार्टिकल का, वो उसका जो लास्ट होता है वो होता है एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल। इसका मीनिंग होता है इंडिविजिबल। एटम का मीन इंडिविजिबल, ये होता है, ये इंडिविजुअल होता है। और हालांकि इसके भी फर्दर 3 सब पार्ट्स हैं, जिसमें है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लास्ट जो होता है पार्टिकल का, जो लास्ट हम कहते हैं साइज है, वो हमारा एटम के रूप में मिलता है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते। तो यहाँ से पता चला कि मैटर वो पार्टिकल्स का बना है और उसके साइज छोटे छोटे हैं। या हम इसके लिए अगर हमें डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना होगा तो हम क्या करते हैं, हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने वाटर डाल दिया H2O और इसमें हमने डाला पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका सिंबल होता है
ये MnO4। इसको जब हम डालते हैं तो इसका कलर, तो इसका सॉल्यूशन कलर आता है पर्पल। अब ये कलर, अब इसमें सपोज हमने ये लिया 100 मिलीलीटर लिया हमने इस बीकर में, ये टोटल सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर हो गया। इसमें से हम 10 मिलीलीटर 90 मिलीलीटर वाटर लिया हमने प्लस 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन लिया, तो हम देखते हैं कि इसका कलर भी पर्पल हो गया। फिर यहाँ से हमने फिर 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन लिया और एक 90 मिलीलीटर वाटर में डाला, तो भी देखा इसका कलर चेंज हो गया। फिर यहाँ से हम फर्दर 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन लेते हैं प्लस इसमें 90 मिलीलीटर हम वाटर डालते हैं, प्योर वाटर, तो हम देखते हैं उसका भी कलर, उस वाटर का कलर भी चेंज हो जाता है। हालांकि वो इतना चेंज होता है जितना ये पर्पल है, लेकिन उसका जो कलर है वो फेंट होता जाता है और यहाँ पर आकर उसका कलर बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमने कई बार सॉल्यूशन चेंज किया, और जब भी हमने सॉल्यूशन जो मिलाया है, जब भी हमने सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम वो हमने कम किया, उसके बावजूद भी कलर आता रहेगा, हमें अपीयर होता रहेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इतने जो सॉल्यूशन चेंज होने के बावजूद भी, इतने सॉल्यूशन चेंज होने के बावजूद भी हमारा जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स कंप्लीट वो डिसअपीयर नहीं हुए और वो हर बार सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ तो हम यहाँ से हमें पता चलता है कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक ड्रॉप के अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस हैं, जो कि हमें हर बार जब भी हम डिसॉल्व करते हैं वो हर बार हमें अपीयर होते रहेंगे। अब आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने वैसे मोस्टली अभी हमने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में। हमने इसमें देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हमने इसमें अभी जो हमारे जो पहला पॉइंट वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हैव स्पेस बिटवीन देम, बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। अब यहाँ से हम इसके लिए हमने देखा था, हमने वाटर में सॉल्ट डिजोल्व किया था और हमने देखा था कि उसमें कोई लेवल में इंक्रीमेंट नहीं आई थी और सॉल्ट डिजोल्व हो गया। तो यहाँ से हमें पता चला था कि पार्टिकल्स जो है, जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस है, और जहाँ पर सॉल्ट हो या शुगर है सब इसके बीच में डिजोल्व हो रही थी। तो यहाँ से हमें पता था कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। और दूसरा इसका जो पॉइंट आता है वो है हमारा जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है, जो पार्टिकल्स जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ दूसरा पॉइंट हमारा है कि जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स कांस्टेंट मूव करते हैं, कांस्टेंट मूविंग, पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग है। मीन्स यहाँ जो भी हमने देखा है, किसी भी खिड़की से हम जब देखते हैं जो लाइट आती है तो हम वहाँ पे देखते हैं कि हमारा लाइट में हमें पार्टिकल्स ऑफ एयर दिखते हैं जो कांस्टेंट और रैंडमली कांस्टेंट एंड जिगजैग मूवमेंट, ये कंटिन्यूसली ये मूव करते रहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स कांस्टेंट मूविंग होते हैं। या फिर हम देखते हैं कि जब भी हम सपोज हमने वाटर है, वो वाटर के में हम सपोज कोई इंक या कोई डाई की ड्रॉप डालते हैं, तो वो देखते हैं कि कुछ के टाइम के बाद वो सारे वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। तो यहाँ से पता चलता है कि अब जब बेशक हमने उसको स्टेन नहीं किया हो तो हम देखेंगे कि वो बिना स्टील किए ही अपने आप वो पूरे में डिसॉल्व हो जाएगी और कलर पूरे वाटर में उसका अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ तो ये शो करता है कि पार्टिकल्स कांस्टेंट मूविंग कंडीशन में हैं और वे खुद ही एक दूसरे कलर को डिसॉल्व कर लेंगे या दूसरे कंपोनेंट को अपने में डिसॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर भी हमने देखा कि जो एयर पार्टिकल वो कांस्टेंट मूविंग में है। तो यहाँ से हमें पता चला, तो यहाँ पे हमें दूसरी कैरेक्टरिस्टिक का पता चला कि पार्टिकल्स कांस्टेंट मूविंग करते रहते हैं। और इसके
ये जो मूवमेंट है ये हमारी टेम्परेचर अफेक्टेड होती है। टेम्परेचर अफेक्टेड मूवमेंट होती है ये। यहाँ पे हमें ध्यान अफेक्टेड मूवमेंट, यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमेशा मूवमेंट वो भी इंक्रीज होगी, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो मूवमेंट भी डिक्रीज होगी। किनकी? पार्टिकल्स किसके? गैस के हों या फिर लिक्विड के हों या किसी भी या सॉलिड के हों, किसी भी कंडीशन में पार्टिकल्स हो वे टेम्परेचर अफेक्टेड होते हैं। अब हम ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट को के लिए हम जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है उसके लिए हम एक वर्ड देते हैं काइनेटिक मोशन। अब जो वर्ड है काइनेटिक, काइने ये वर्ड आता है काइनेमा से, जिसका मतलब होता है कांस्टेंट मूविंग, और या हम इसको ये कांस्टेंट मूविंग होता है, और जो इससे जो एसोसिएट एनर्जी होती है वो से हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक मोशन से जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ कि जो एनर्जी एसोसिएटेड है विद द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्या हुआ? जो हिंदी में कहते हैं हम गतिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा पार्टिकल्स के कांस्टेंट मूविंग कंडीशन से ये एसोसिएटेड होती है, ये उससे जुड़ी होती है, और यही एनर्जी पार्टिकल्स को मूव कराती है और जो कि टेम्परेचर से अफेक्टेड होती है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि काइनेटिक एनर्जी उसके पीछे उस पार्टिकल्स की मूवमेंट के पीछे काइनेटिक एनर्जी होती है, एसोसिएटेड होती है, और वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होती है। अब हम अगला बात करेंगे। इसी में हमने एक बात और देखेंगे कि जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था और वे कांस्टेंट मूविंग थे, तो इन दोनों कंडीशन के कारण हमारी एक प्रॉपर्टी निकल के आती है डिफ्यूजन। जैसे ये एक रूम है, हमने ये एग्जाम्पल काफ़ी सुना होगा, और किसी कोने में अगर हम परफ्यूम छोड़ते हैं तो हम कुछ देर बाद देखते हैं कि वो परफ्यूम सारे पूरे कमरे में, पूरे रूम में वो फैल जाएगा, और हर तरफ उसकी फ्रेगरेंस आपको इक्वली मिलेगी। या हम दूसरा देखते हैं कि मान लो 2 सिलेंडर लिया हमने, एक में हमने एयर भरी और एक में हमने ब्रोमीन गैस भरी। एयर का जो कलर है वो कलरलेस है, और यहाँ पर इसका जो ब्रोमीन होता है इसका कलर होता है रेड ब्राउन। तो कुछ समय बाद अगर हम इसको बीच से हटा देंगे, ओपन कर देंगे, तो हम देखें कि पूरे दोनों जो सिलेंडर है या जो पैक्ड जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो पूरा कलरफुल हो जाएगा, और उसमें ब्राउन कलर आ जाएगा, जो कि कलर होगा रेड ब्राउन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एयर में जो पूरी जो एयर थी उसके अंदर ब्रोमीन गैस उसमें डिफ्यूज हो गई। तो अब हम डिफ्यूज के लिए अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि पार्टिकल्स की मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मीन्स हिंदी में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूवमेंट। ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूवमेंट किसकी? पार्टिकल्स की मूवमेंट, ये होता है हमारा डिफ्यूजन। इसको हम लेटर ऑन चैप्टर्स में अगर आएगा तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और वर्ड होता है ऑस्मोसिस, जो कि हम बाद में बात करेंगे इसकी। अब आता है हमारा तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, वो होती है हमारी पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हमारी पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। हम देखते हैं कि जो सॉलिड है, जैसे जो सॉलिड्स होते हैं उनका हमें पता है कि उनके पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, और वे हेल्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है इसमें, जो कि सॉलिड को बाइंड करती है और उसको फैलने नहीं देती या उसको फ्लो नहीं कराने देती। इसी तरह से लिक्विड में है। जैसे अगर हम जैसे वाटर लिया, हम इसको कितनी बार काट लें, कितनी बार हम इसको
वो लिक्विड को जैसे वाटर में हम कितनी बार इसको काटने की कोशिश करें, लेकिन जैसे ही हाथ उठाएंगे या कुछ भी हम इसको जो भी हम जिससे काट रहे हैं उसको हटाएंगे तो पार्टिकल्स वापस अपने आप ही वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, वापस स्टिकी नेचर में आ जाएंगे, या हम कहेंगे कि वापस वो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बेशक लिक्विड्स के बीच में पार्टिकल बीच में गैप है, लेकिन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके कारण ये पार्टिकल एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अब ये जो फोर्सेज है ये हालांकि कई टाइप की होती है, जिसमें कि मेटालिक फोर्सेज हैं, कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट फोर्सेज होती हैं, आयनिक फोर्सेज होती हैं, कोऑर्डिनेट फोर्सेज, और कुछ होते हैं फॉल्स फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वैन डर वाल्स फोर्सेज होती हैं। ऐसे बहुत सी टाइप की फोर्सेज हैं जो कि हम जब भी टॉपिक आगे आएगा तो वहाँ पे हम इनकी बात करेंगे। इसमें और भी बहुत सारी फोर्सेज हैं, वो हम जो अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो हमने ये बात की पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। अब हम जो अगली क्लास आएगी हम उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या हमारे वो आगे है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स।